अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबको गुज़श्ता ईद मुबारक। आज मैं कुछ अहम मौज़ूआत पे आपसे मुखातिब हूँ। इनमें सबसे पहला मौज़ू तालिबान और तैयब उर्दगान के दरमियान मीडिया पर एक्सचेंज होने वाले कुछ पैगामात हैं, उनके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा कश्मीर में आने वाले इलेक्शन और उसमें हुकूमत की तरफ से जो पॉलिसी अपनाई जा रही है, जो जिस तरह या हुकूमती वज़रा की तरफ से जो बयानात दिए जा रहे हैं उनके बारे में बात होगी। इसी तरह से जमात इस्लामी के साबिक़ अमीर आज़ाद कश्मीर अब्दुल रशीद तुराबी, उनके बारे में बात होगी। उन्होंने किस तरह से सीट छोड़ी और क्या मामलात तय किए, किस वजह से वो अपनी सीट से अपनी जो कैंडिडेसी थी या उसमें वो उम्मीदवार थे वो उन्होंने क्यों छोड़ दी, उस पर बात होगी। फिर तहरीक लब्बैक की जो ताज़ा गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं, उनके नायब अमीर अमीनी साहब को गिरफ़्तार किया गया, उनके बारे में बात होगी। दूसरे रहनुमाओं की गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं, तो इस पे आज मैं कुछ तफसील से बात करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं तालिबान और तैयब उर्दगान के दरमियान जो कुछ एक्सचेंज हुई है, कुछ पैगामात की या कुछ बयानात की मीडिया के ज़रिए। जैसे कि आप सबके इल्म में है कि 20 साल की एक तवील जदोजहद के बाद अफ़गानिस्तान में तालिबान अमेरिका को और नेटो की फ़ौज को शिकस्त देने में कामयाब हुए और अमेरिका ने ऐलान किया कि वो अपनी फ़ौजें यहाँ से निकाल लेंगे और बहुत हद तक अमेरिका की फ़ौज यहाँ से जा चुकी है। तुर्की भी नेटो के एक हिस्से के तौर पर अफ़गानिस्तान में आया था और आप ये समझ लें कि तुर्की भी काबिज़ फ़ौज के एक हिस्से के तौर पर आया था, लेकिन तुर्की ने सिर्फ और जो किरदार अदा किया था वो काबल एयरपोर्ट की हिफाजत का था और उसमें कोई ऑपरेशनल ड्यूटीज़ इसके अलावा उन्होंने या कोई एक्टिव ऑपरेशन तालिबान के ख़िलाफ़ नहीं किए थे पिछले 20 साल में। और तालिबान ने भी कभी तुर्क फ़ौज को डायरेक्ट निशाना नहीं बनाया था। लेकिन अब जब कि अमेरिका ने अपनी शिकस्त कबूल कर ली और यहाँ से नेटो फ़ौज वापस जा रही हैं, तो तालिबान ने ये मुतालबा किया है तुर्की से कि वो भी अपनी फ़ौज को वापस ले जाए और अगर हमें ज़रूरत हुई तो फ्यूचर में हम आपसे ख़ुद रब्ता करेंगे और आपकी जो भी हमें सपोर्ट चाहिए होगी, मदद चाहिए होगी, लेंगे। दूसरी तरफ तुर्की ने ये फ़ैसला किया है अमेरिका के साथ मिलकर कि वो काबल एयरपोर्ट की हिफाजत के लिए अपनी फ़ौज को यहीं रखेंगे। इस वक्त तुर्की की तकरीबन 500 के करीब फ़ौजी तुर्की में अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं जो काबल एयरपोर्ट की हिफाजत के पर मामूर हैं। तो इस पे तालिबान का मौक़िफ़ ये है कि तुर्की क्योंकि काबिज़ फ़ौज का हिस्सा बन के एक काबिज़ फ़ौज के तौर पे यहाँ आया था, तो इसलिए उसे यहाँ से पहले चले जाना चाहिए और उसके बाद अगर हमें ज़रूरत हुई तो हम उन्हें वापस दावत देंगे और वापस आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ तालिबान के इस मौक़िफ़ के बाद और तालिबान ने ये भी कहा कि अगर तुर्की इनको अपनी फ़ौज को वापस नहीं बुलाता तो हम उसको एक काबिज़ फ़ौज ही समझेंगे और उसकी वजह से फिर तुर्की और एक दूसरे मुल्क अफ़गानिस्तान के दरमियान गलतफ़हमियाँ पैदा हो सकती हैं और हालात कशीदगी की तरफ जा सकते हैं। तो इसलिए बेहतर यह है कि तुर्की यहाँ से अपनी फ़ौज को वापस बुला ले। उसके जवाब में तैयब उर्दगान ने 2-3 दिन पहले कब्रस जाने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उसने डायरेक्टली तालिबान को मुखातिब किया। तैयब उर्दगान साहब ने कि जी तालिबान को मैं ये मुतनब्बी करता हूँ या मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो अपने मुसलमान भाइयों की ज़मीनों पे कब्ज़ा करना छोड़ दें और उनके ज़मीनों पे काबिज़ ना हों और ये जो है हम इसको जो है एक ख़ास तरीके से सारे मामले को हैंडल करेंगे और देखेंगे और हमारी फ़ौज जो काबल एयरपोर्ट है उसकी हिफाजत के लिए रहेगी। तो ये एक डायरेक्ट अब इस पे तैयब उर्दगान के इस पैगाम पे जैसे ये पैगाम आया सोशल मीडिया पे ये वायरल हुआ तो जो तुर्की के बारे में एक सॉफ्ट इमेज रखने वाले या सॉफ्ट सोच रखने वाले ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी लोग हैं उनके भी एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट गया क्योंकि तुर्की का एक इमेज बना हुआ है और तैयब उर्दगान का भी एक पॉजिटिव रोल ज़्यादातर मामलात में जहाँ मुस्लिम उम्मा के मामलात आते हैं या मसाइल आते हैं वहाँ पे एक पॉजिटिव रोल सामने आता है। लेकिन इस मामले में मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी और अफ़गानिस्तान से तालिबान उन्होंने इस बयान को नापसंदीदगी की नज़र से देखा है और इसको ऐसे नज़र आया कि जैसे
तुर्की अपने तोसीब पसंदाना जो अज़ाइम हैं और दूसरे मुस्लिम ममालिक को कंट्रोल करने की जो उसकी ये ख्वाहिश है वो उसको आगे बढ़ाना चाह रहा है। तो ये एक नेगेटिव इमेज ये है। अब तुर्की का पाकिस्तान में एक बहुत ही सॉफ्ट इमेज और अच्छा इमेज लोगों की नज़र में बना हुआ, उसमें मीडिया का भी रोल था, उसमें तैयब अर्दोगान की अपनी भी एक पर्सनैलिटी थी, फिर उसमें मीडिया तुर्की के कुछ ड्रामे जो तारीख़ पाकिस्तान में चलाए गए उन्होंने भी एक इमेज और एक हाइप क्रिएट की हुई थी। तो उसमें जैसे ये तैयब अर्दोगान की तरफ से ये बयान आया, क्योंकि तालिबान के बारे में लोग बहुत सेंसिटिव हैं इस वजह से कि उन लोगों की 20 ईयर्स की स्ट्रगल है अमेरिका के ख़िलाफ़, उससे पहले भी उन्होंने अपना एक निज़ाम बनाया, चलाया, हुकूमत चलाई। तो अब जब तैयब अर्दोगान की तरफ से ऐसे लग रहा है जैसे कि वो तालिबान को चैलेंज करना चाह रहे हैं अफ़गानिस्तान में, तो लोग इसको पसंदीदगी की नज़र से नहीं देख रहे, बल्कि यही नज़र आ रहा है कि आने वाले दिनों में अगर तैयब अर्दोगान अपनी इस सोच पे कायम रहते हैं और हठधर्मी का मुजाहरा करते हैं, तो मे बी उनका जो सॉफ्ट इमेज है या जो एक मुस्लिम लीडर के तौर पे एक वो लोग उनको चाहते हैं, उनकी फॉलो करते हैं या उनके बारे में एक पसंदीदगी का आंसर है, तो वो कम होने का ख़दशा है। क्योंकि बहुत हद तक ये चीज़ नज़र आई है कि लोगों में बहुत सख्त रिएक्शन इस पे सामने आया है। तो इस पे तुर्क जो हुकूमत है उसको नज़रसानी करनी चाहिए अपने मामलात में, क्योंकि इसमें माजी में भी एक ऐसा वाक़या था जिसने तालिबान की नज़र में तुर्की को काफ़ी मुतनाज़ किया। वो अब्दुल रशीद दोस्तम जो कि शुमाली इत्तेहाद के कमांडर था और बेसिकली वो ताजिक हैं, तो ये वो कमांडर थे जिन्होंने हज़ारों की तादाद में तालिबान को कैद किया था और इनको कंटेनरों में बंद करके और इनके गले काट के आग लगा के इनको शहीद किया था दश्ते आर्ची और दश्ते लैला में। तो और फिर ये रशीद दोस्तम तुर्की में रहे, तुर्की ने उसको सपोर्ट किया। तो इस वजह से पहले भी एक चीज़ पाई जाती है तालिबान की नज़र में कि तुर्की जो है वो शुमाली इत्तेहाद को सपोर्ट कर रहा है, तो ये मामला फ्यूचर में भी तुर्की की हमायत में उसमें नहीं जाएगा। और दूसरी तरफ ये देखा जाए कि तुर्की की कुछ एक्सपेडिशंस हैं, जैसे उन्होंने लीबिया में की, जैसे उन्होंने सीरिया में की, और फिर अभी आर्मीनिया के ख़िलाफ़ मिलकर अज़रबैजान के साथ तो अपनी फ़ौज को इस्तेमाल किया, उसकी जो ड्रोन टेक्नोलॉजी वगैरह। तो मेड भी उनके जहनों में यही हो कि यहाँ पे भी वो इस तरह की कुछ एक्सपेडिशन करेंगे और तालिबान को, अगर ये एक एक्सट्रीम किस्म की चीज़ है, मुझे उम्मीद नहीं है कि इस तरह की तरह ये सिचुएशन जाए, लेकिन अगर उनके माइंड में ये है तो ये तुर्की के लिए एक डिज़ास्टर होगा। हम नहीं समझते या मैं नहीं समझता कि यहाँ पे उनकी ये टेक्नोलॉजी या चीज़ कामयाब होगी, क्योंकि जहाँ पे एक आप ऑर्गेनाइज फ़ौज के ख़िलाफ़ जिनके पास एक इक्विपमेंट हो, एक इन्फेंट्री हो, एक पूरा क्या कहते हैं आर्म सिस्टम हो, तो उसको जब आप डिस्ट्रॉय कर देते हैं सब कुछ, तो फिर तो आप काबिज उन पे गालिब आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जिन लोगों के ख़िलाफ़ अगर खुदा न खास्ता आप ये फ़ैसला कर ही लेते हैं कि आप इनके ख़िलाफ़ जाएंगे, तो फिर तो आपने इंडिविजुअल्स के ख़िलाफ़ जाना है ना, कि यहाँ पे तो कोई ऐसी आपको वो ऑर्गेनाइज्ड आर्मी तो नहीं मिलेगी कि जिसकी गाड़ियों को आप तबाह कर देंगे या टैंकों को या तबाह कर देंगे, तो उस तरह से वो उनकी कमर टूट जाएगी। जिनकी कमर 20 सालों में नहीं टूटी, तो अगले आपके भी 20 साल लग जाएंगे। और पहले ही तुर्की की अपनी मईशत भी काफ़ी कमज़ोर है, इस वक्त तुर्की को अपने इंटरनल मैटर्स पे और तवज्जो देने की ज़्यादा ज़रूरत है। बहरहाल ये एक मामला है जो इस वक्त चल रहा है। देखें अभी ये जो ऊँट है वो किस करवट बैठता है। बहरहाल तुर्की का ये फ़ैसला, अगर वो इस पे डटे रहते हैं और एंटी तालिबान पॉलिसी पे जाते हैं और फ़ौजी कार्रवाई की तरफ जाते हैं तालिबान के ख़िलाफ़, तो ये एक बहुत बड़ी फ़ौजी गलती होगी और सियासी गलती होगी और तारीख़ी गलती होगी तुर्की के लिए, क्योंकि इस वक्त तुर्की के लिए भी ये एक तारीख़ी मौका है। वो अपने 100 साला मुआहदे से बाहर आ रहे हैं और उसके बाद उन्होंने अपने फ्यूचर के जो गोल्स हैं उनकी तरफ जाना है। लेकिन अगर उन्होंने गैर ज़रूरी तौर पे अपने आप को अफ़गानिस्तान में इंगेज कर लिया, तो वो अपने फ्यूचर के गोल से भी जो उनके टारगेट्स हैं वो भी मिस कर देंगे, वो भी अचीव नहीं कर सकेंगे। और यहाँ पे भी दो मुस्लिम कंट्रीज़ के दरमियान खामखा की एक मज़ीद चपकलिश का बायस बनेंगे। तो इसलिए यहाँ पे यही एक हमारा तो तज्ज़िया है कि तुर्की को इस मामले में दखल अंदाज़ी नहीं करनी चाहिए और मुसालत ही करानी चाहिए किसी फ़ौजी कार्रवाई की तरफ या अपनी फ़ौज को अफ़गानिस्तान में इस्तेमाल करने के
का फ़ैसला नहीं करना चाहिए। दूसरा है मामला आज़ाद कश्मीर में। पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्शन होने वाले हैं। 25 जुलाई को यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, जिसमें हुकूमती जमात PTI, उसके बाद हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमात नून लीग, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, उसके बाद तहरीक लब्बैक, ये तमाम जमातें हिस्सा ले रही हैं और माहौल काफ़ी हद तक गर्म हो चुका है। नून लीग की जो रहनुमा है मरीम नवाज़, उसने वहाँ पे काफ़ी एग्रेसिव किस्म के और पुरहजूम जलसे किए। फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान भी आज़ाद कश्मीर गए, उन्होंने भी कुछ जलसे किए, उन्होंने भी काफ़ी एग्रेसिव और पर्सनल गुफ्तगू की उस पर। उसके जवाब में मरीम नवाज़ ने भी पर्सनल गुफ्तगू की। बहरहाल ये एक हीट, आपको ये तो सियासी बयानात उनके दरमियान चले। इसके अलावा इनमें हुकूमती वज़रा ये कहते सुने गए या बाकायदा बयान देते रहे कि 14 सीटों पे नून लीग के उम्मीदवार हैं और 8 सीटों पे, लेकिन ये जो फिगर्स दिए जा रहे हैं ये झूठ हैं। एक्चुअली नून लीग के तकरीबन 43 सीटों पे कैंडिडेट्स हैं और PTI के 44 सीटों पे हैं। इसी तरह से तहरीक लब्बैक के 30 से ज़्यादा सीटों पे उम्मीदवार हैं। उसके बाद जमात इस्लामी के 30 के करीब उम्मीदवार मौजूद हैं। तो अगर हुकूमत के कुछ वज़रा जो ये बयान दे रहे हैं कि नून लीग के सिर्फ 14 उम्मीदवार हैं, तो ये हकीकत पे मबनी बात नहीं है, बल्कि ऐसे लगता है कि जैसे एक ज़हनसाजी की जा रही हो लोगों की कि जी नून लीग को सिर्फ 14 ही सीटें मिलेंगी और पीपल्स पार्टी को 822 सीटें और बाकी 22 या 23 सीटें जो है वो किसी और को मिल जाएंगी। तो ऐसे लगता है कि जैसे जस्ट ये एक थ्योरी है, मीन के इस पे कोई वो नहीं है कि कोई इन्फॉर्मेशन हो, जस्ट कि लोगों की ज़हनसाजी कर दी जाए कि जी नून लीग के तो कैंडिडेट्स ही नहीं थे या PTI पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट ही नहीं थे, तो वो इतनी सीटें कहाँ से लेते। तो हकीकत इसके बरक्स है। आलमोस्ट तमाम सीटों पे नून लीग मुकाबला कर रही है, साथ जमात इस्लामी मुकाबला कर रही है और तहरीक लब्बैक भी मुकाबले में मौजूद है। तो अगर ये अगर एक किस्म का नैरेटिव बनाया जा रहा है कि सिर्फ कुछ सीटों पे नून लीग के उम्मीदवार हैं या पीपल्स पार्टी के, तो ये हकीकत पे मबनी नहीं है। इसके अलावा कुछ खुफियत जो हमारी तंजीम है या इदारा है, उसके एक ब्रिगेडियर साहब को भी हटा दिया गया, जो कि कुछ इलेक्शन के मामलात में इन्वॉल्व थे। कुछ प्री पोल रिगिंग या जो इलेक्शन से पहले मैनेजमेंट होती है उम्मीदवारों को इधर उधर करने की, तो इस वजह से उन्हें भी हटाया गया। और जिस तरह के 2018 के इलेक्शंस में हुआ था कि इलेक्शन से पहले भी उम्मीदवारों को एक पार्टी से उठा के दूसरी पार्टी में डाल दिया गया था, एक टिकट्स वापस। तो यहाँ पे भी इस तरह की कुछ खेल खेलने की कोशिश की जा रही है कि इलेक्शन से पहले भी कुछ रिगिंग की जा रही है और फिर इलेक्शन के दौरान भी रिगिंग का चांसेस हैं। इसमें एक और बड़ा अहम जो वाक़या हुआ वो जमात इस्लामी के जो साबका अमीर हैं अब्दुल रशीद तुराबी, वो PTI के उम्मीदवार के हक़ में बैठ गए। और PTI के वो जो उम्मीदवार हैं बहुत ही अमीर कबीर हैं, इस्लामाबाद में उनका बहुत बड़ा एक मॉल है और अरबपति हैं और काफ़ी सारे पैसों की बात हो रही है कि उन्होंने काफ़ी सारा पैसा दिया। और अब्दुल रशीद तुराबी साहब वो वहाँ पे बिक गए, उन्होंने जो भी उनसे डील की जिस तरह से भी की, लेकिन ये जमात इस्लामी के लिए एक बहुत बड़ा धचका था और ख़ास तौर पे अब्दुल रशीद तुराबी के लिए भी कि जिस तरह की उनकी शख्सियत थी और जिस तरह का उनका इमेज था लोगों में कि वो इस तरह की डील कर गए और अपने आप को बहुत ही हल्का साबित किया। तो इसने जमात इस्लामी के हलकों में भी और आम लोगों की नज़रों में भी मतलब इस चीज़ को काफ़ी डैमेज किया, उनकी इमेज को भी डैमेज किया और जमात इस्लामी के। लेकिन जमात इस्लामी ने इस को कवर करने के लिए बहुत तेज़ी से एक्शन किया और उन्हें जमात से निकाल दिया। बहरहाल ये नज़र आ रहा है कि इन इलेक्शंस को मैनेज करने की कोशिश हो रही है। अब इस दफ़ा बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कश्मीर के आज़ाद कश्मीर के ये इलेक्शन बहुत ही क्रिटिकल हैं। जब से इंडिया ने मकबूजा कश्मीर का जो खसूसी स्टेटस है उसको ख़त्म किया, उसके बाद ये पहले इलेक्शन है और ये एक परसेप्शन पाया जाता है आज़ाद कश्मीर में भी कि यहाँ पे भी शायद कश्मीर आज़ाद कश्मीर को भी पाकिस्तान के एक सूबे का बनाने की कोशिश की जा रही है, उसकी वो कुछ दाग बेल डाली जा रही है। तो इस वजह से कश्मीर में भी इस दफ़ा ये इलेक्शन पहले वाले इलेक्शन की तरह नहीं है, बल्कि बहुत सेंसिटिव हैं, लोग भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं इस इशू पे
कि कश्मीर की जो आज़ाद हैसियत है उसको बरकरार रखा जाए, और इस कश्मीर का, मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर का जो फ्यूचर का डिसीजन है वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ही होना चाहिए। तो इस वजह से हुकूमत की तरफ से अगर कोई यहाँ पे एडवेंचर किया जाता है, इलेक्शन के रिज़ल्ट चेंज किए जाते हैं या रिगिंग की जाती है, डस्का की तरह की कोई धुंध छा जाती है, तो ये मामला बहुत क्रिटिकल होगा और ये चीज़ें पाकिस्तान कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के फ्यूचर और लोगों की जो उमंगें हैं उन पे बहुत, और पाकिस्तान के साथ जो उनका लगाव है उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा तज्ज़िया है उसके मुताबिक ये है कि हुकूमत को किसी भी तरह से कोई भी गैर कानूनी हथकंडा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और जो भी जमात यहाँ पे अक्सरियत हासिल करे उससे हुकूमत बनाने दी जाए। यहाँ पे भी ढाका की तरह का कोई एडवेंचर करने की कोशिश ना की जाए। जो जमात अक्सरियत हासिल कर ले उसे उसकी हुकूमत बने, वो अपनी हुकूमत करे। इसमें ये एक और बड़ा अहमी मामला आपको पता होगा कि यहाँ पे अली अमीन गंडापुर पे इलेक्शन कमीशन ने, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगाई कि वो किसी जलसे में शिरकत नहीं कर सकते और किसी जलसे में वो तकरीर नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने इस पाबंदी को तोड़ दिया और मुज़फ़्फ़राबाद में जलसे में शिरकत की, वहाँ पे तकरीर की, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान की मौजूदगी में की। तो उस पे अभी जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफ़िसर हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये रिटर्न भेजा है कि जो 4 उम्मीदवार हैं जिन्होंने इस जलसे में, या जो 4 हल्के हैं, उन चारों PTI के उन चारों उम्मीदवारों को नाअहल करार दिया जाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है इसमें। तो ये बहुत सारे मामला चल रहे हैं, लेकिन सबसे जो की पॉइंट है सारी डिस्कशन का कि इलेक्शन को, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को फ्री फेयर होना चाहिए। उसमें किसी किस्म की रिगिंग, किसी किस्म की इंजीनियरिंग, किसी किस्म की रिज़ल्ट मैनेजमेंट नहीं होनी चाहिए। केक को टुकड़ों में बांटने की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। जिसको अवाम वोट दें, जिसको अवाम अक्सरियत दे दें, उसको हुकूमत बनानी चाहिए, और यही पाकिस्तान की और आज़ाद कश्मीर के मुस्तकबिल के लिए अच्छा है। और आखिरी जो इम्पॉर्टेंट इशू जिसमें मैं आज बात करना चाह रहा हूँ वो तहरीक लब्बैक का है। तहरीक लब्बैक की ईद के दूसरे दिन से ही उनके नायब अमीर अमीनी साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया और उनके दूसरे जो रहनुमा हैं उनकी भी गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं। दूसरी तरफ जैसे कि आपके इल्म में है कि हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगा दी, इसको कलअदम करार दिया। लेकिन यह सवाल बहुत अहम है, क्या हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि जो कानून वो बनाए उस कानून को ख़ुद अप्लाई कर दे, या वो कानून सुप्रीम कोर्ट के थ्रू अप्लाई होगा? क्योंकि इस तरह से तो अगर कानून अप्लाई होना शुरू हो जाए तो हुकूमत, जिस पार्टी की हुकूमत होगी, वो इस कानून को किसी भी नापसंदीदा सियासी जमात, जिस जमात को वो पसंद नहीं करते, उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बादी नज़र में ये नज़र आता है कि हुकूमत ने इसका तहरीक लब्बैक को कलअदम करार देने का जो फ़ैसला किया है वो उजलत में किया है और अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तहरीक लब्बैक को कलअदम करार देकर उन पर पाबंदी नहीं लगती, क्योंकि तहरीक लब्बैक एक सियासी जमात है। सियासी जमात को एक हुकूमती पार्टी इस तरह से पाबंदी नहीं लगा सकती। तो अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट किस तरह से इसको मामले को देखती है, क्योंकि जहाँ तक कुछ मीडिया भी रिपोर्ट्स आई हैं कि हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रब्ता किया और तहरीक लब्बैक के इंतखाबी निशान को ख़त्म कराने के लिए कहा, ख़त्म करने के लिए कहा। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला लेके आएँ तो फिर इस पर मज़ीद कार्रवाई होगी। और जैसे कि आपके इल्म में इस वक्त आज़ाद कश्मीर में भी तहरीक लब्बैक के 30 से ज़्यादा जो उम्मीदवार हैं वो हिस्सा ले रहे हैं, वो और अपनी जमात के निशान पे हिस्सा ले रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन की नज़र में तहरीक लब्बैक अभी तक कलअदम नहीं है, वो वहाँ मौजूद है, उनका इंतखाबी निशान मौजूद है। लेकिन हुकूमत अपनी जो भी उसकी तहरीक लब्बैक के साथ क्लैश है, जिसमें कुछ लिबरल तबके भी हैं, कुछ बैरूनी दबाव भी है, कुछ और मामलात है जिसकी वजह से वो इनको कलअदम करार देने पे मुज़िर हैं, तो वो कोशिश करें कि इसको तहरीक लब्बैक को कलअदम करार दे दिया जाए।
लेकिन लगता ही है कि ये मामला भी काफ़ी तूल पकड़ेगा और उसमें कानूनी जब राह इख्तियार की जाएगी तो शायद तहरीक लब्बैक पे पाबंदी का मामला भी ख़त्म हो जाए। और ये हो सकता है कि तहरीक लब्बैक को कुछ अपनी पॉलिसी को रिविज़िट करना पड़े, उनको अपने मामलात को इंटरनेशनल सिनेरियो में देखना पड़े। लेकिन इस तरह से किसी सियासी दीनी सियासी जमात को खलअदम करार देना कोई अच्छी रवायत नहीं है। और यहाँ पे दूसरी दीनी मजहबी सियासी जमातों को भी तहरीक लब्बैक की सपोर्ट में खड़ा होना ज़रूरी है, क्योंकि जो तलवार आज उनके गले पे चलाई गई है या उनके ख़िलाफ़ चलाई गई है इस कानून की, तो कल किसी भी दीनी मजहबी जमात के ख़िलाफ़ किए जा सकती है। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में जितनी भी आज़ाद ख्याल और लिबरल सियासी जमातें हैं, उनके लिए जो मजहबी वोट है उसका किसी भी मजहबी जमात की तरफ जाना वो उसको पसंद नहीं करते। और तहरीक लब्बैक तो इस वक्त तीसरी बड़ी सियासी जमात के तौर पे सामने आ चुकी है। तो इस सिनेरियो में ये जितनी भी आज़ाद ख्याल या लिबरल सियासी जमातें हैं वो ये चाहती हैं कि तहरीक लब्बैक किसी तरीके से डिज़ोल्व हो जाए, किसी तरीके से इसको डिमोलिश कर दिया जाए, किसी तरह से इसे ख़त्म कर दीजिए, ताकि वो सारे का सारा जो वोट है जो तहरीक लब्बैक ने अपनी तरफ खींच लिया था वो इनको वापस मिल जाए। तो इसलिए दीनी सियासी जमातों को भी अपनी आंखें खोलना होगी, उन्हें देखना होगा और तहरीक लब्बैक के साथ इस मौजू पे खड़ा होना होगा। तहरीक लब्बैक को भी अपनी पॉलिसीज़ को और अपने विजन को और अपने मामलात को रिविज़िट करना होगा कि सियासत में बहुत सारे मामलात में लचक रखनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें देख के चलना पड़ता है। और सियासी तौर पे जब आप पावर में आते हैं, पावर में आने के बाद आप कानून साजी करते हैं, आप जत्थेबाजी बना के, आप रोड ब्लॉक्स करके, आप दंगा फसाद करके हर मामला नहीं बना सकते। हर बात आप जब तक पावर में नहीं आएंगे, आप जब तक कानून साजी नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप मुल्क में चेंज नहीं ला सकते। आप कब तक एहतजाज के ज़रिए से फ़ैसलों को तब्दील कराएंगे? अगर आपने तब्दीली लानी है तो फिर आपको पावर्स कॉरिडोर में पहुंचना होगा। आपने फ़ैसला साजरी के लिए ऐवान इक़्तिदार के ऐवानों में पहुंचना होगा। तो उसके लिए आप सियासी अमल में शामिल हों और आप उस सियासी अमल में शामिल होकर दूसरी मजहबी सियासी जमातों को साथ लें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को MNAs MPs को असम्बलीज़ में भेजें, ताकि आप वहाँ पे वो कानून साजी करा सकें जो कि हुर्मत रसूल और दीन इस्लाम और शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हो। तो इंशाल्लाह इसी मौजू के साथ मैं आज आपसे, इसी मैसेज के साथ आज आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह फिर किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।